हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। सो लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक। गाइज, ये हिस्ट्री की सीरीज हम कर रहे हैं जिसमें हमने इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक, मौर्य, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का कॉन्सेप्ट किया है। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, मैं एक बार बस ये कहूंगी कि वीडियो को जरूर देखें। बाकी आपकी मर्जी, आपको चैनल पसंद करना है या नहीं। बट ये बहुत यूजफुल है जहाँ भी एसएसटी आएगी और हिस्ट्री की जीके जहाँ भी आएगी। तो लास्ट में हमने मौर्य जो काल किया था, उसके बाद हमने मौर्य उत्तर किया था, पोस्ट मौर्यास। तो उसमें हमने देसी जनजाति और विदेशी, तो मौर्य उत्तर काल में हमने बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, देसी जनजाति और विदेशी जनजातियां। तो आज हम करेंगे विदेशी जनजातियां। ये वो जनजातियां हैं जो भारत के बाहर से आके भारत में राज करने लगी थी। तो इनमें सबसे पहले थी इंडो ग्रीक, या हम उसको बोलते हैं हिंद यवन। ठीक है, इसके 2 नाम हैं, इंडो ग्रीक या हम इसको क्या बोलते हैं, हिंद यवन। इसका संस्थापक था डेमेट्रियस। ये ऐसे ही चल रही थी जैसे देसी जनजाति, शुंग वंश वगैरह चल रहे थे, उसी तरीके से ये विदेशी जनजातियां चल रही थी। तो इसका संस्थापक है कौन, डेमेट्रियस। ठीक है, इसका संस्थापक है डेमेट्रियस। सिकंदर के बाद भारत में आने वाला जो दूसरा यूनानी यदि हम कहें तो वो डेमेट्रियस था। मीन्स सबसे पहले जो भारत आया था यूनानी, वो सिकंदर था। लेकिन सिकंदर के बाद जो दूसरा यूनानी इंडिया में जिसने प्रवेश किया था वो डेमेट्रियस था। इसने सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, इसने कौन से सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना गाइज। मैं कहूंगी हर एग्जाम में रिपीटेड होकर ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आता है। क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा, प्रथम स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, तो आपको याद रखना इंडो ग्रीक। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किस वंश ने चलाए, इंडो ग्रीक। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों कंफ्यूज होगा भाई कुषाण वंश है, लेकिन बच्चों कुषाण वंश में शुद्ध सोने के सिक्के थे, प्योर गोल्ड कॉइन्स थे। ओनली गोल्ड कॉइन्स आपसे पूछा जाए तो इंडो ग्रीक में आए। इस वंश का जो फेमस शासक था वो मिनांडर था। ठीक है, इस वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था, मिनांडर। अब क्या होता है, यहाँ पर कोई बहुत यूनिक क्वेश्चन नहीं आता इस वंश का। एक तो सोने के सिक्के वाला खास है। एक जब मिनांडर होता है तो मिनांडर के पास एक बौद्ध भिक्षु आता है जिसका नाम होता है नागसेन। नागसेन मिनांडर को कहता है कि आप बौद्ध धर्म को अपना लीजिए। बट मिनांडर कहता है मैं क्यों अपनाऊं बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म में क्या खास है ऐसा। फिर ये ना आपस में दोनों बातचीत करते हैं। मतलब नागसेन, मिनांडर कहता है मैं तुझसे क्वेश्चन पूछूंगा, यदि तूने जवाब दे दिया तो मैं बौद्ध धर्म को अपना लूंगा, वरना मैं बौद्ध धर्म को नहीं अपनाऊंगा। तो ये दोनों काफी लंबी कन्वर्सेशन करते हैं और फाइनली मिनांडर इंप्रेस हो जाता है और ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है। मीन्स यहाँ से क्या क्वेश्चन बना कि भारत के बाहर से जो राजा लोग आए उन्होंने किस धर्म को अपनाया, तो उन्होंने भी किस धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, अब इन दोनों की बातचीत पर कौन सी बुक लिखी गई, तो इन दोनों की बातचीत पर लिखी गई कौन सी बुक, मिलिंद पन्नो। ठीक है, कौन सी बुक लिखी गई, मिलिंद पन्नो। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मिलिंद पन्नो क्या है, तो मिलिंद पन्नो बौद्ध धर्म की पुस्तक है जो नागसेन ने लिखी। इसके अंदर क्या है, मिनांडर और नागसेन की वार्तालाप है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना। इन्होंने एक आर्ट चलाई जिसका नाम था हेलेनिस्टिक। ठीक है, हेलेनिस्टिक। हेलेनिस्टिक क्या है, जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं, आपने सुना होगा गांधार शैली। तो हिंदी में गांधार शैली क्या है, मतलब इंडिया की जो कला थी सबसे पुरानी मथुरा जो है आर्ट थी। तो मथुरा और यूनानी को मिक्स करके एक आर्ट बन गई थी गांधार शैली। उसी को यूनानी लोगों ने हेलेनिस्टिक नाम दिया था। तो हेलेनिस्टिक आर्ट किस वंश से संबंधित है, इंडो ग्रीक वंश से। और इस वंश ने क्या किया था, सिक्कों पर राजा का नाम अंकित करने की प्रथा। मीन्स इससे पहले जो सिक्के थे ये नहीं पता चलता था किस राजा ने चलाए, किस काल में चलाए। तो सिक्कों पर जो राजा का नाम जो लगाने की जो प्रथा थी वो भी किस वंश ने चलाई, इंडो ग्रीक वंश ने चलाई थी। मतलब ये सिक्कों पर क्या करते थे, राजा का नाम जो है लिखते थे, प्रिंट करते थे। तो उससे पता चल जाता था कि ये राजा ने ये सिक्का चलाया, ये सिक्का उस राजा का था, लाइक इसीलिए। इनके काल में सिक्के द्रंभ कहलाते थे। ऐसे क्वेश्चन सीटेट में बहुत आते हैं क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है। तो इस काल में जो सिक्के थे वो क्या कहलाते थे, द्रंभ। मीन्स इंडो ग्रीक का आपको क्या याद रखना है, भारत में आने वाली पहली विदेशी जनजाति। इसका जो फेमस क्वेश्चन है वो सोने के सिक्के वाला याद रखना है, मिलिंद पन्नो पुस्तक याद रखना है, हेलेनिस्टिक आर्ट, और द्रंभ जो है सिक्के कहलाते थे। और राजा का नाम अंकित करने की प्रथा किसने चलाई, इंडो ग्रीक। सीधे सीधे क्वेश्चंस आएंगे। मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ रही हूँ ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। फिर इसके बाद भारत में जो विदेशी जनजाति राज करती है गाइज वो होती है शक वंश। शक ये सिथियन जनजाति के थे। ठीक है, मध्य एशिया की जनजाति थी कौन सी, सिथियन। तो ये किस जनजाति के थे, सिथियन जनजाति के थे। ये लड़ाकू थे, घुमंतू थे, मतलब ये लड़ते रहते थे, यहाँ से वहां मूव करते रहते थे, एक जगह गए दूसरी जगह चले गए, इस टाइप की जो है जनजाति थी। ये चरागाह की खोज में जो है भारत आती है। ठीक है, इसका जो प्रसिद्ध शासक है वो रुद्रदामन है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, रुद्रदामन किस वंश से संबंधित है, तो शक वंश से। इंडिया में ये लोग क्षत्रप कहलाए। ठीक है, इंडिया में ये लोग क्या कहलाए, क्षत्रप। अब इसका ये क्वेश्चन है, आप ये मान के चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए।
इन्होंने एक अभिलेख लिखवाया जिसका नाम था जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इन्होंने अभिलेख लिखवाया जिसका नाम क्या था, जूनागढ़ अभिलेख, गुजरात में। तो क्वेश्चन बहुत फेमस है, क्यों है, क्या खास था जूनागढ़ अभिलेख में? जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला और सबसे बड़ा अभिलेख है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला और सबसे बड़ा अभिलेख है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किस राजा ने लिखवाया? रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख किस वंश में लिखा गया? शक वंश में। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया, तो गुजरात में। ठीक है, और चीन में आपको पता था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है जो, वो भी कहते हैं शक बड़े शक्की थे, मतलब घुस जाते थे इधर उधर, लड़ाकू थे। तो इनसे ही बचने के लिए वहां के जो राजा थे शी हुआंगती, तो शी हुआंगती ने क्या किया था? चीन की दीवार की नींव रखी थी। तो ये क्वेश्चन भी आता है, चीन की दीवार की नींव किससे बचने के लिए रखी गई थी? तो शकों से बचने के लिए जो है चीन की दीवार की नींव रखी गई थी। अब इनका जो प्रसिद्ध राजा था रुद्रदामन, उसने जो सातवाहन वंश का प्रसिद्ध राजा था, ये मैं पीछे वीडियो में करवा चुकी हूँ, मौर्य उत्तरकाल हेडिंग डली हुई है, ये उसका पार्ट 2 चल रहा है। तो रुद्रदामन जो था, मतलब सातवाहन वंश का जो प्रसिद्ध राजा है सातकर्णी, रुद्रदामन ने उसको भी 2 बार हराया था। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, रुद्रदामन ने किसको हराया था? तो सातवाहन वंश के प्रसिद्ध राजा सातकर्णी को। या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे, सातवाहन वंश के प्रसिद्ध राजा को किसने हराया था? रुद्रदामन ने। ठीक है, तो शकों के शासक रुद्र सिंह तृतीय को, हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन है गाइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। शकों का एक राजा था जिसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, शकों का राजा का नाम क्या था? रुद्र सिंह तृतीय। अब क्या था यहाँ पर खास, इसको हराया था विक्रमादित्य ने, और विक्रमादित्य ने इसको हराकर जीत की खुशी में एक कैलेंडर बनाया था जिसका नाम था विक्रमी संवत। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतिहास का पहला कैलेंडर विक्रमी संवत 57 ईसा पूर्व बना था। कई बुक्स में ये 58 भी लिखा मिल जाता है भाइयों बहनों, लेकिन ये 58 नहीं है, इसका राइट आंसर एनसीईआरटी में चेक करना 57 ही है। 57 ऑप्शन में है, 57 करने देना, अदरवाइज 58 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतिहास का पहला कैलेंडर ध्यान रखना, लेकिन भारतीय पंचांग आधारित है शक संवत पर, जो बाद में आएगा कुषाण वंश के टाइम। लेकिन विक्रमी संवत इतिहास का पहला कैलेंडर है जो शकों की जीत की खुशी में विक्रमादित्य ने जो है क्रिएट किया था, ये ध्यान रखना। फिर इस शक वंश में इतना याद रखना बस, चीन की दीवार वाला, रुद्रदामन वाला, जूनागढ़ अभिलेख वाला और पहला कैलेंडर। इसके बाद पहलव वंश। अब पहलव वंश में कुछ भी खास इंपॉर्टेंट या नया नहीं था, जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका प्रसिद्ध शासक था गोदोफर्निश। ठीक है, इसके समय में ईसाई धर्म का भारत में खूब प्रचार हुआ था। जस्ट इतना याद रखना कि ईसाई धर्म का प्रचार भारत में किसके समय में हुआ था? तो गोदोफर्निश। अब याद रखना, देखो आसान है, गोडो किससे रिलेट कर रहा? गॉड। अब ये गॉड लोग होते हैं ना जो ऐसे क्रॉस बना के ईसाई धर्म की बात करते, तो गॉड बोलते हैं ना, गॉड, तो गॉड। ठीक है, गोदोफर्निश के काल में किसका प्रचार हुआ? ईसाई धर्म का। कौन करना है? सेंट थॉमस। तो सेंट वगैरह जो नाम होते हैं वो ईसाई लोगों के होते हैं, सीधा सीधा सा लॉजिक है। इसके बाद जो मौर्य उत्तरकाल है उसका सबसे फेमस वंश है, मैं कहूंगी यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, आप 100% श्योर हो जाओ कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा जहां भी हिस्ट्री पूछी जाएगी। कुषाण वंश, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंश। इसका संस्थापक था कुजुल कटफिसस। ये यूची जनजाति के थे, मध्य एशिया की जनजाति थी यूची जनजाति, जो भारत में आई थी। ठीक है, और भारत में आकर बस गए थे। कुजुल कटफिसस के बाद आया था राजा विम कटफिसस। अब विम कटफिसस ने क्या किया था भाई? शुद्ध सोने के सिक्के। तो क्वेश्चन का डिफरेंस याद रखना, प्योर गोल्ड कॉइन्स पूछा जाए तो कुषाण वंश, खाली गोल्ड कॉइन पूछा जाए तो इंडो ग्रीक वंश। साथ में तांबे के सिक्के भी चल रहे थे। अब ये कई बार माइंड में आता है इनके पास प्योर गोल्ड कॉइन कहाँ से चलाए? तो क्या होता था, जो रास्ता आपको पता, सिल्क जिसको हम रेशम बोलते हैं, रेशम बनाने, ये बिल्कुल न्यू पेन है, चल ही नहीं रहा, चलो कोई नहीं। रेशम बनाने की खोज किसने की? चीन वालों ने की। ठीक है, लेकिन जो रेशम का मार्ग था जिसको हम सिल्क रूट बोलते हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, रेशम मार्ग पर कुषाणों का कब्जा था और ये टैक्स के रूप में चीन वालों से गोल्ड लेते थे, इसलिए इन्होंने गोल्ड कॉइन चला दिए। बट आपको यहाँ से ये क्वेश्चन याद रखना है बस, रेशम की खोज चीन ने की, बट रेशम मार्ग पर किसका कब्जा था? कुषाणों का कब्जा था। काफी बार क्वेश्चन टेट एग्जाम्स में पूछा गया। अब इस वंश का जो फेमस शासक था वो था गाइस कनिष्क, मतलब जो हमें करना है खास, जो हमारे एग्जाम में आएगा, तो वो फेमस राजा था कौन? कनिष्क था वो फेमस राजा। तो कनिष्क ही है जहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 72 ईस्वी में कनिष्क ने जो है कुषाण वंश की, देखो वो ईसा पूर्व जो रिवर्स फॉर्म चल रहा था वो भी यहाँ खत्म हो जाता है। 72 ईस्वी में कनिष्क ने कुषाण वंश की बागडोर संभाली। पंजाब, गांधार, सिंध, कश्मीर वगैरह को इसने खूब जीत लिया था।
अब इसके कश्मीर विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है? कल्हण की पुस्तक राज तरंगिणी। ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, अशोक मैंने जब करवाया था कि राज तरंगिणी कश्मीर के इतिहास से रिलेटेड पुस्तक है जो कल्हण ने लिखी थी। तो ठीक है, इसमें हर उस राजा का वर्णन है जिसने कश्मीर को जीता था। इसने 78 ईस्वी में शक संवत का निर्माण किया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट शक संवत क्यों खास है भाई? क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पंचांग जब संविधान बना तो क्योंकि बहुत सारे पंचांग इतिहास में बने थे तो शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शामिल किया गया था। तो भारत का कैलेंडर कौन सा है भाई? शक संवत। 78 ईस्वी में किसने बनाया? कनिष्क ने बनाया। अब कई बार तो ये आता है यार कनिष्क ने बनाया, कुषाण वंश ने बनाया, शक इसका नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि ऐसा माना जाता है शकों ने काफी लंबे समय तक इसको इस्तेमाल किया था तो ये शक संवत के नाम से फेमस हो जाता है। कनिष्क की 2 राजधानी थी, एक थी पुरुषपुर और दूसरी थी मथुरा। ठीक है, पुरुषपुर या पेशावर। तो एक ये भी क्वेश्चन खास है, हर राजा क्या करता है? एक राजधानी बनाता है फिर दूसरी, बट इसकी दोनों राजधानी एक साथ ही थी, पुरुषपुर और मथुरा। अब कनिष्क के दरबार में 4 महान विद्वान, जहां से अपना एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कनिष्क के दरबार में 4 महान पर्सनैलिटी थी। एक था अश्वघोष। अश्वघोष कनिष्क का लेखक था जिसने बुक लिखी थी बुद्ध चरित और साथ में एक और बुक लिखी थी सूत्रा अलंकार। जो बुद्ध चरित है उसको बौद्ध धर्म की रामायण कहते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? अश्वघोष किसके काल में था? कनिष्क के काल में। या 4 है ना तो 3 का नाम दे देगा और पूछ लेगा कनिष्क के काल में कौन नहीं था। लाइक ऐसे क्वेश्चन आता है। बुद्ध चरित किसने लिखी? अश्वघोष। सूत्रा अलंकार किसने लिखी? अश्वघोष। कनिष्क का लेखक कौन था? अश्वघोष। क्लियर। फिर इसके दरबार में एक था वसुमित्र जिसने बौद्ध धर्म की चौथी महासंगति की अध्यक्षता की थी। ये मैं करवा चुकी हूँ बौद्ध धर्म पूरा डिटेल में। जिनको ना मिले हिस्ट्री की प्लेलिस्ट ओपन करो, आप सीधा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जस्ट ओपन द प्लेलिस्ट और आपको स्टार्टिंग मेरी पहली वीडियो से ऐसे ऐसे करके लास्ट तक वीडियोस जो है मिलती रहेंगी। तो इसमें पूरी हेडिंग्स है। तो चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्ष था वसुमित्र और इसने एक बुक लिखी थी महाविभाषा सूत्र, जिसको बौद्ध धर्म का शब्दकोश भी कहा जाता है। तो देखो महाविभाषा सूत्र कैसे याद करेंगे? वसुमित्र, महाविभाषा सूत्र, सूत्र मित्र का कॉम्बिनेशन है और इसको बौद्ध धर्म की क्या कहते हैं? रामायण। फिर इसके दरबार में महान आयुर्वेदिक बंदा था चरक। चरक ने बुक लिखी थी चरक संहिता, आयुर्वेद पर आधारित। फिर इसके दरबार में था नागार्जुन। नागार्जुन को हम भारत का आइंस्टाइन कहते हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन इज अ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे, सेम उसी फॉर्म में नागार्जुन थे। तो देखो आइंस्टाइन बेशक बाद में आया है, ये भारत वालों को कमी है। कहना तो ये चाहिए कि आइंस्टाइन नागार्जुन के जैसा है, लेकिन भाई उपमा हमेशा ही दी जाती है। कोई नहीं कहता शेक्सपियर कालिदास के जैसा, हमेशा कहते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नागार्जुन को भारत का क्या कहते हैं? आइंस्टाइन। इसकी तुलना मार्टिन लूथर से भी की जाती है जो ठीक है, क्योंकि नागार्जुन ने एक बुक लिखी थी माध्यमिक सूत्र, उसमें सापेक्षता का सिद्धांत क्या थी? क्वांटम थ्योरी। अरे जो क्वांटम थ्योरी इसने दी थी आइंस्टाइन ने, सेम उसी थ्योरी को कुछ नागार्जुन ने भी डिस्क्राइब किया हुआ था अपनी बुक के अंदर। तो इसीलिए इसको भारत का नागार्जुन भी कहा जाता है। अब कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने बौद्ध धर्म की मैक्सिमम मूर्तियां बनाई। अशोक के बाद बौद्ध धर्म को फेमस करने का श्रेय कनिष्क को ही जाता है। इसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया था, क्योंकि आपको पता है हीनयान वो शाखा है जो महात्मा बुद्ध के उपदेशों को फॉलो किया, जो अशोक ने अपनाई थी। महायान वो शाखा जिन्होंने महान बना दिया, भगवान बना के, मूर्तियां बना के पूजा की थी। तो इसने बौद्ध धर्म की काफी मूर्तियां बनाई थी, गांधार शैली में जो है काफी मूर्तियां बनवाई थी। ठीक है, तो इतना ही खास था। फिर कनिष्क के बाद मतलब कुषाण वंश में कुछ खास होता नहीं है। हुबिष्क जो है राजा आता है, फाइनली कुषाण वंश जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। और कुषाणों के यहाँ सामंत होते हैं। सामंत समझते हो, जैसे जमींदार टाइप के लोग होते हैं, इस टाइप के मीडिएटर। तो कुषाणों के सामंत होते हैं और वो सामंत क्या करते हैं? अपने एक नए वंश को स्थापित कर लेते हैं जो गुप्त वंश। गुप्त वंश गोल्डन एरा ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गुप्त वंश के बाद अपना हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश और फिर प्राचीन भारत आपका खत्म हो जाएगा। मेडिवल मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, मॉडर्न करवा चुकी हूँ, मतलब 6 और 6 चल रहा है, 7th 8th में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ बच्चों। तो जिसको भी पढ़ना है पूरा प्लेलिस्ट जाकर ओपन करें। लास्ट में आई वांट टू से वन थिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियोस। गाइड में सीरियसली आप लोगों से शेयर करूं तो मुझे आज तक ये भी नहीं पता था वीडियोस में टैग डालना है, ये करना वो करना है, मैं तो कुछ भी नहीं किए थे। तो प्लीज बस आप लोग ही हैं जिनकी शेयरिंग मेरे लिए मैटर करती है। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो। जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। और माई कोचिंग सेंटर इन हरियाणा पानीपत, तो कोचिंग लेनी है तो यू कैन कम फॉर द कोचिंग। अदरवाइज नोट्स पैकेज अवेलेबल है जो बहुत अच्छा पैकेज है, तो आप चाहें तो वो ले सकते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।